नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इंडिया नीड्स ए कार्बन पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल रीजनली द इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। इसमें यह बताया हुआ है हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक कार्बन पॉलिसी की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर और कार्बन पॉलिसी, क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कार्बन एमिशंस होता है? जी हाँ दोस्तों, होता है। उसी के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का स्टेटस क्या है विद रेस्पेक्ट टू एमिशंस, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होता है उसकी रेस्पेक्ट में इंडियन स्टेटस अभी क्या है, फैक्टर्स बिहाइंड एग्रीकल्चर एमिशंस इन इंडिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से जो एमिशंस होता है इसके पीछे की फैक्टर्स क्या क्या है, एंड नीड फॉर कार्बन पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर एंड फाइनली कंक्लूजन। इधर मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हूं कि एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग वाज एस्टिमेटेड एट 19.48 लाख करोड़। देखिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये तीनों से जो ग्रोस वैल्यू ऐड होता है हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, वो कितना है? फाइनेंशियल ईयर 20 में देखा जाएगा तो वो करीब 19.48 लाख करोड़ था। अब ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से जो एमिशंस होता है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम इधर डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होस्ट करने वाला है, जिसको हम COP26 बोलते हैं। ये कोविड-19 की वजह से लेट हुआ था। ये कहां पे होस्ट होगा? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहां पे है? स्कॉटलैंड में। एंड स्कॉटलैंड इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये तो आपको मालूम ही होगा। आप देखिए, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता किस लिए? आपको पता होगा 2015 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें कंटेन करना है, उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, मतलब हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करो, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देना है। ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का मेजर ऑब्जेक्टिव था। आप देखिए, COP21 से लेकर 25 तक क्या क्या मेजर एजेंडा रहा है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज की तरफ से क्या क्या प्रोमिसेस रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे कैसे वो हेल्प करेंगे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग करेंगे, वो सब हमने डिस्कस किया था रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी में। अगर आप रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट किया हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी वाली जो किताब है उसको आप कंप्लीट कीजिए एक बार। पूरी 160 वीडियोस हमने बनाया है, पूरी इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह किताब उसमें कवर्ड है। अब वो बात छोड़िए, देखिए क्या बोला गया, द फोकस शुड बी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज एट लो कॉस्ट। अब जाके 2021 हो गया, अब हमारी फोकस होनी चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब क्या है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ऐसे मन में सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा। पैसे खर्च कौन करेगा? सबसे ज्यादा करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से ही इतना ज्यादा एमिशंस हुआ है। मतलब इन्होंने डेवलपमेंट के चक्कर में इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाया है, इतना सारा कार्बन एमिशंस ऑलरेडी छोड़ रखा है। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उनको सहना पड़ रहा है। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर या फिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर ये डिसाइड किया था कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देंगे। पूरा हर साल में करीब $100 बिलियन इन्हें देना पड़ता है, ये जो एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को ये पैसे क्यों देंगे? एक तो नए नए टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए। बेसिकली देखिए दोस्तों, अब नया नया टेक्नोलॉजीज ऐसे ऐसे इस्तेमाल करोगे ना जिससे कम एमिशंस हो, कार्बन एमिशन। जैसे कि हमारा इंडिया में आजकल जितनी गाड़ियां निकल रही है वो BS6 का है, भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 1 से लेकर 6 तक क्या डिफरेंस आया है? भारत स्टेज 6 में क्या है कि एमिशंस जो है या फिर पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, पर्टिकुलर मैटर जो निकलते हैं वो सब कम है। तो इस तरह की नया नया टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भी टेक्नोलॉजी चाहिए अगर ऑलरेडी जो कार्बन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसे हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है, अब्जॉर्ब करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने के लिए पैसों की जरूरत है। अब पैसा देंगे डेवलप कंट्रीज जो है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है द फोकस शुड बी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब जिससे कम एमिशंस हो। Although the share of agriculture in India's total emissions has gradually declined, it has increased in absolute terms to a level similar to China's in absolute term emissions। ये क्या लिखा है मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया स्टेटस विद रेस्पेक्ट टू एमिशंस। इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस क्या है एमिशंस को लेके? देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के हिसाब से मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 22 इंडिया में था। ठीक है, एंड दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। ठीक है, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल दिल्ली है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कार्बन एथलेट्स, इंडिया रैंक्स 3rd इन द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पूरे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उस
कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का रैंक थर्ड है बाय एमिटिंग एनुअली अराउंड 2.6 बिलियन टन। इंडिया पूरा मिला के 2.6 बिलियन टन CO2 एमिट करते हैं, ठीक है, हर साल। इंडिया पर कैपिटा एमिशन अगर देखोगे, मतलब अगर आप ये जो एमिशंस को पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो काफी कम है इंडिया का, 1.8 टन है, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज। अगर आप ग्लोबल एवरेज देखोगे तो 4 टन पर कैपिटा है, पर इंडिया का केवल 1.8 टन है, ठीक है। इंडिया रैंक 7th ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होगा। देखिए सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने से सी लेवल राइज होगा, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ सकता है। आप देखिए रिसेंटली जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुआ है ना, आप 2019 की बात कर लीजिए तो $69 बिलियन का लॉसेस हुआ था, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो लॉस है ना उसको आप कैलकुलेट करोगे कंट्री बेस, तो इंडिया का रैंक 7th है, ठीक है। आप क्या लिखा है, आप देखिए इंडिया का जो एमिशंस है उसके बारे में देख लेते हैं हम। इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया में जितने कार्बन एमिशंस होता है ना, मैंने कितना बोला था, 2.6 बिलियन टन्स बोला था। अब ये 2.6 बिलियन टन्स को हम परसेंटेज बेस ब्रेक डाउन करते हैं, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी सेक्टर, 44%। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह होता है, आपको पता है ना इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होता है। अब कोल क्राइसिस चल रहा है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो करीब 80% अबोव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कोल से इंडिया में, अब ध्यान दीजिएगा। फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर 18% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करता है, कितना, 14%। एंड रिमेनिंग कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल और क्या है, प्रोसेसेस, वेस्ट सेक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर एक पाई चार्ट बनाया है, आप देख सकते हो। इस तरह की चार्ट अगर आप यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करोगे ना तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। इस तरह पूरा लिखने से अच्छा है आप सीधा सीधा ग्राफ बना के या बार ग्राफ बना के दिखा दो, अच्छा रहेगा, है कि नहीं दोस्तों। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल एमिशंस हैज ग्रेजुअली डिक्लाइन फ्रॉम 28% टू 14%। देखिए एग्रीकल्चर से भी कार्बन एमिशंस होता है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से, पर 1994 में वो 28% था, अब जाके वो 14% हुआ है 2016 में, ठीक है। तो अच्छी बात है, पर देखिए अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, मतलब एक एक साल का देखोगे, तो 2018 में हमारा एग्रीकल्चर से जो कार्बन एमिशंस हुआ था ना, दैट वाज 650 मिलियन टन्स, विच इज सिमिलर टू चाइनास एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। चाइना का जितना एमिशन होता है ना एग्रीकल्चर से एक साल में, अगर 2018 में आप देखोगे तो इंडिया एंड चाइना का इक्वल एमिशन था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से। अब दोस्तों फैक्टर्स बिहाइंड एग्रीकल्चरल एमिशंस इन इंडिया। देखिए इंडिया में से जितना एग्रीकल्चरल एमिशंस होता है ना, दैट आर प्राइमरली फ्रॉम द लाइव स्टॉक सेक्टर। मतलब पूरा एग्रीकल्चरल एमिशंस का 54.6% लेता है लाइव स्टॉक सेक्टर। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब कैटल, शीप, हॉर्सेस, स्वाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम मीट के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए पालते हैं। तो ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर से 54.6% एमिशंस होता है। बेसिकली इनमें से जो एमिशंस होता है ना दोस्तों, दे आर मीथेन एमिशंस। आपको मीथेन के बारे में पता होगा, ये काफी खतरनाक गैस होता है, CO2 से भी कई टाइम्स ये डेंजरस है, ये आप समझ लीजिएगा। आप देखिए कैसा होता है, फर्मेंटेशन दैट टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जितने एनिमल्स है जैसे कैटल, हॉर्स, पिग, ये सब हो गया ना, इन सबके पेट में जब डाइजेशन होता है तो फर्मेंटेशन की वजह से मीथेन गैस निकलते हैं। अब हमारे देश में इतना ज्यादा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, सारे जानवर के पेट में से थोड़ा थोड़ा मीथेन गैस निकलेगा तो कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच सकते हो। तो वो एक रीजन है। यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल सोर्स। जितना हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट है उसका 19% है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड वो इमिट करते हैं। राइस कल्टीवेशन की वजह से, देखिए राइस कल्टीवेशन इन अनेरोबिक कंडीशंस, ये क्या होता है दोस्तों, देखिए राइस कल्टीवेशन की वजह से भी मीथेन गैस, CO2 गैस वगैरह निकलते हैं इन अनेरोबिक कंडीशंस। अनेरोबिक कंडीशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ना पैडी कैसे कल्टीवेट किया जाता है, वो 1 या 2 सेंटीमीटर जितने भी है वो पानी ऐसा रहता है, पानी के मतलब इनके जो रूट्स है वो पानी के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस का एमिशन हो सकता है। अनेरोबिक कंडीशंस में होता है ना, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस उधर नहीं है, इसकी वजह से। फिर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड बेनिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। बेनिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज तो आपको पता ही है, जो स्टबल बेनिंग वगैरह होता है। तो ये सब मेजर फैक्टर्स है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एमिशन होता है उसका। अब दोस्तों व्हाट इज द नीड फॉर कार्बन पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक कार्बन पॉलिसी की सख्त जरूरत है। इसका 2 रीजन है। वन इज टू रिड्यूस इट्स एमिशंस। ऑब्वियस सी बात है, हमें एमिशंस तो कम करना ही करना है अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है।
ऑल्सो टू रिवार्ड फार्मर्स थ्रू ग्लोबली ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट्स। अब ये कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको पहले भी समझाया हूं। देखिए सिंपल है दोस्तों, आप जितना कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करोगे ना उतना आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए आपका जो लिमिट है 100 टन है और आपने नया नया तरीका अपना के सस्टेनेबल मेथड्स यूज करके आपने अपना जो एमिशन है वो केवल 80 किया एक साल में, तो अभी आपके पास 20 बचा है ना, ये 20 आप दूसरे कोई कंपनी को या दूसरे कंट्री में जो कंपनी से उन्हें बेच सकते हो और पैसे मिल जाएगा आपको। तो इस तरह जितना आप कम करोगे ना उतना आपको फायदा होगा, ये बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स। वैसे कार्बन क्रेडिट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वाइड है। एक कार्बन क्रेडिट मतलब होता है आप 1 टन CO2 एमिट कर सकते हो, ठीक है, तो उस तरह चलता है, उसमें ज्यादा गुस्सा नहीं हूं। विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इंडिया नीड्स बेटर फीडिंग प्रैक्टिसेस। आप क्या बता रहे हैं दोस्तों कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एमिशंस को कम करना है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों, इंडिया में जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो अराउंड 537 मिलियन है, इतना ज्यादा है। तो कितना मीथेन एमिशंस होता होगा आप सोच सकते हो। तो इंडिया को ये जो कैटल का नंबर है उसे कम करना है बाई रेसिंग देयर प्रोडक्टिविटी। मतलब नंबर्स कम करना है और एक एक की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज्यादा करना है। मतलब एक एक कैटल से जो प्रोडक्शन हमें मिल सकता है, दूध मिल सकता है या मीट मिल सकता है, उसको ज्यादा करना है एंड नंबर ऑफ कैटल्स को कम करना है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है डायरेक्ट सीडर राइस एंड ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई प्रैक्टिसेस कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट इन राइस फील्ड्स। मैंने आपको बोला था पैडी कल्टीवेशन या राइस कल्टीवेशन से भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है। तो डायरेक्ट सीडेड राइस का इस्तेमाल कर सकते हो, DSR जिसको बोलते हैं, एक नया टेक्नोलॉजी है। बेसिकली नॉर्मल पैडी कल्टीवेशन में होता है क्या दोस्तों, एक पैडी फील्ड होता है बड़ा और उसमें छोटे छोटे सैपलिंग्स ऐसे लगा देते हैं, है कि नहीं। ऐसे लगाने के बाद उसमें पानी भर देते हैं। तो इसी तरह होता है ना पैडी कल्टीवेशन। डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन में क्या होता है ना दोस्तों, पहले एक नर्सरी में सैपलिंग्स को रेडी करते हैं। जब ये सैपलिंग्स थोड़ा बहुत मतलब सर्वे होने का एज तक पहुंचता है ना, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसको इधर से निकाल के पैडी फील्ड में डायरेक्टली लगा देते हैं। इसमें वाटर जो पानी है वो भी कंजर्व हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल पैडी कल्टीवेशन में जितना पानी यूज होता है ना दोस्तों उतना इसमें होता नहीं है। और ये जो एनेरोबिक मैंने बोला था, एनेरोबिक कंडीशंस में अगर आप राइस कल्टीवेशन करोगे उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो सकते हैं, वो सब आप अवॉइड कर सकते हो ये डायरेक्ट सीडर राइस की टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है। तो इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है कम कर सकता है। तीसरा है स्विचिंग एरियाज फ्रॉम राइस टू माइस। आप जितना पैडी कल्टीवेशन करोगे उतना आपका एमिशंस बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप दूसरा क्रॉप्स ट्राई करना पड़ेगा, लाइक राइस को माइस में कन्वर्ट करो एंड अदर लेस वाटर गजलिंग क्रॉप्स कैन रिड्यूस द एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। जितना क्रॉप्स जिसको वाटर इंटेंसिव बोलते हैं ना, जितना कम पानी यूज करते हैं वैसे क्रॉप्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओपनिंग अप कॉर्न फॉर एथेनॉल कैन हेल्प नॉट ओनली रिड्यूस आवर ह्यूज डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ये तो हमने कई बार डिस्कस किया दोस्तों, ये बोला एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। आपको पता है ना हमारे देश में करीब 10% डीजल जो है हम उसमें एथेनॉल मिक्स करते हैं, तो उसको 20% बनाने का टारगेट भी है करीब 2025 या 26 तक। एक बार चेक कीजिएगा कब तक है। तो इस तरह अगर आप हमारे जो कॉर्न्स वगैरह है, मतलब जो जितने हमारे जो ग्रेन्स है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब भी यूज़ करते हैं ना एथेनॉल बनाने के लिए। शुगर केन भी यूज़ होता है, इसके अलावा ग्रेन्स भी यूज़ होता है। तो आप जितना एथेनॉल ब्लेंड करोगे अपना फ्यूल के साथ उतना हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स भी कम कर सकते हो, बट ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। जितना आप कम क्रूड ऑयल यूज करोगे उतना कार्बन फुटप्रिंट तो कम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं दोस्तों। एग्रीकल्चर सॉइल्स आर द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया वेयर फर्टिगेशन एंड सोलबल फर्टिलाइजर्स कैन प्रमोट फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था फर्टिलाइजर्स की यूसेज से नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस होता है, ठीक है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस को कम करने के लिए हमें फर्टिगेशन वाली टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा या फिर सोलबल फर्टिलाइजर्स। फर्टिगेशन मतलब ये होता है दोस्तों, जो आप पानी देते हो ना फील्ड्स में, उसी में फर्टिलाइजर मिला के, ये जो डीप इरिगेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है ना उसका इस्तेमाल करना है। मतलब पानी के साथ मिलाया होगा तो थोड़ा थोड़ा करके सभी में पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट जो फर्टिलाइजर आप अप्लाई करते हो उतना खतरनाक नहीं होगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की मेथड्स यूज करके आप कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हो। फाइनली एक कंक्लूजन दोस्तों, इधर भाई बता रहा है दोस्तों, हमें एक कार्बन पॉलिसी की जरूरत है जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस होगा, पूरा गाइडलाइंस होगा, पूरा एडवाइजर्स होगा कि हमें एग्रीकल्चर एमिशंस को कम करने के लिए क्या क्या सस्टेनेबल मेथड्स अपनाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए हमारी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कार्बन एमिशंस की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है जो इरिवर्सिबल है। तो देयर इज ए नीड फॉर ए ड्रास्टिक एंड इमीडिएट कट इन कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए जितना कुछ हो सकता है वो सब हमें करना चाहिए। और ऊपर से हमारे एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो हमें सबसे ज्यादा
पार्ट देना चाहिए कि एग्रीकल्चरल एमिशंस को कम करने के लिए। बेटर कार्बन एफिशिएंट अप्रोच इज नीडेड टू फुलफिल इट्स नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमारी तरफ से क्या क्या डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सब हमें अगर अचीव करना है तो हमें एक अच्छा कार्बन पॉलिसी लेके आना है और एग्रीकल्चर एमिशंस को कम करने की कोशिश में रहना है। सो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।